हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा अब्दुल्लाही मायर को। तो जो अब्दुल्लाही मायर हैं उन्हें 2023 का नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब्दुल्लाही मायर एक पत्रकार हैं और पूर्व सोमाली शरणार्थी है, यानी कि वह भी कभी सोमालिया के शरणार्थी रह चुके हैं। तो अब सवाल आता है कि अब्दुल्लाही मायर को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो अब्दुल्लाही मायर ने शरणार्थी बच्चों यानी विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत की है, यानी राइट टू एजुकेशन की वकालत की है। उनका कहना यह है कि ये जो शरणार्थी बच्चे होते हैं इनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, यानी इन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उनके इस काम के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अब्दुल्लाही मायर ने केन्या में जो शरणार्थी बच्चे थे या जो विस्थापित बच्चे थे और जो युवा थे उनको 1 लाख किताबें बांटी हैं और उनका कहना यह है कि जब ये बच्चे पढ़ेंगे तभी ये अपना भविष्य निर्धारित कर सकेंगे। दोस्तों, UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था और यह उन व्यक्तियों, उन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो रेफ्यूजी के लिए यानी कि शरणार्थियों के लिए काम करते हैं। तो उनके सम्मान में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत $1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो अगर हम बात करें UNHCR की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। तो यह शरणार्थियों की रक्षा और समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। तो इसमें जो शरणार्थी थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 2023 के हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एंडलेस बॉर्डर्स नामक फिल्म को। चलिए दोस्तों, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एंडलेस बॉर्डर्स नाम की फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इशफाक सिंह को स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। पेरुमल मुरुगन को 2023 का JCB पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोविड-19 योद्धाओं को 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा सैनिस पलासियो को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। सुरेश बाडकर को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई-बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई-बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई-बुक है वो मिल जाएगी, तो यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई-बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP28 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा UAE में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में COP28 का आयोजन शुरू हुआ है। इस COP28 को हम 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आयोजन है ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई UAE में किया जाएगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिन की UAE की यात्रा पर गए हुए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी 1 दिसंबर को दुबई में होने वाली COP28 की वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेंगे। इस बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आर्थिक मदद देने पर भी चर्चा की जाएगी। तो अब सवाल आता है कि ये COP28 है क्या? तो COP28 का मतलब है कि यह संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इस समय अगर हम बात करें तो COP में 192 पार्टीज शामिल हैं और वही इसमें हिस्सा ले रही हैं। COP की जो पहली बैठक है ये मार्च 1995 में बर्लिन में आयोजित की गई थी। और दोस्तों इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के जो सदस्य होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की, तो यह जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए विकसित एक अंतर सरकारी संधि है और 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। 2023 के हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 हैदराबाद में आयोजित किया गया है। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित हुई है। WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 बकिंगम शायर यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया था। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 25,000। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें 10,000 जन औषधि केंद्रों को बढ़ा करके 25,000 किया जाएगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। तो इसी संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने देश भर में सस्ती दवा उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी उद्घाटन किया है जिसके जरिए महिला किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन तक पहुंच प्रदान करने में सशक्त बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जनधन योजना 2014 में, स्किल इंडिया मिशन 2014 में, मेक इन इंडिया 2014 में, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया मिशन ये शुरू हुए थे। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और नमामि गंगे योजना ये 2016 में शुरू हुई थी। 2017 में उड़ान योजना और 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुए थे और 2019 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ था और 2019 में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और 2021 में पीएम मित्रा योजना, स्माइल योजना 2022 में और 2022 में ही अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। पीएम श्री योजना भी 2022 में ही शुरू की गई है। आरोग्य मैत्री 2023 में और पीएम विश्वकर्मा योजना ये 2023 में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एआई के फिर से सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सैम आल्टमैन। तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले यानी 18 नवंबर 2023 को ओपन एआई कंपनी से सैम आल्टमैन को निकाल दिया गया था, लेकिन अब वो फिर से ओपन एआई कंपनी के सीईओ बन गए हैं, यानी उनकी फिर से वापसी हो गई है। इसके अलावा जो मीरा मुराती हैं वो ओपन एआई कंपनी में सीटीओ के रूप में काम करेंगी। दोस्तों बात करते हैं ओपन एआई की। तो ओपन एआई की स्थापना 10 दिसंबर 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष हैं ब्रेट टेलर। दोस्तों ओपन एआई एक अमेरिकी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम करती है, उस पर रिसर्च करती है।
इसके द्वारा ही चैट जीपीटी बनाया गया था, जो कि काफी चर्चा में रहा है, और GPT-4 भी इसी के द्वारा ही डेवलप किया गया है। चलिए दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचई, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, अमेजॉन के एंडी जैसी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला, ट्विटर जिसे अब एक्स बोला जाता है उसके सीईओ है लिंडा याकारिनो, एडोब के सीईओ है शांतनु नारायण, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ है एलन मस्क, और स्टारबक्स के सीईओ हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 में भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजेगी, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगी? आंसर हो जाएगा नासा। तो दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल यानी 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने वाली है। एस्ट्रोनॉट का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा किया जाएगा, यानी इसरो ये तय करेगा कि किस एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। नासा एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में सहयोग करेगा। तो अभी हाल ही में नासा के जो चीफ हैं विल नेल्सन, वो भारत की यात्रा पर आए हैं और इसी यात्रा के दौरान उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। 1984 में राकेश शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान से स्पेस यानी अंतरिक्ष में गए थे और वे स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन 29 जुलाई 1958 को हुआ था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन अमेरिका में है और इसके वर्तमान में प्रशासक हैं विल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 29 नवंबर 2023 को निधन हो गया है और वो लगभग 100 साल के थे और 100 साल की उम्र में भी काफी वो एक्टिव थे। दोस्तों, किसिंजर ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों रिचर्ड एम निक्सन और गेराल्ड फोर्ड के शासन के दौरान काम किया हुआ है। किसिंजर को वैश्विक राजनीति और व्यापार को आकार देने वाली शक्ति के रूप में जाना जाता था। उन्हें 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है नोबेल शांति पुरस्कार की। तो 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है और वो एक ईरानी कार्यकर्ता हैं जो कि महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। तो उनके इसी काम के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर और ज्यूरिक। तो ये दोनों शहर जो हैं वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं रहने के लिहाज से। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक सर्वे जारी किया गया है और इस सर्वे में रहने के लिहाज से दुनिया के सबसे महंगे शहर में सिंगापुर और ज्यूरिक संयुक्त रूप से दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं, जबकि जिनेवा और न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। हांगकांग 5वें स्थान पर है, लॉस एंजलिस 6वें स्थान पर है, पेरिस 7वें और कोपेनहेगन और तेल अवीव संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर है और सैन फ्रांसिस्को 10वें स्थान पर है। 2023 के प्रमुख सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 अभी कुछ समय पहले जारी किया गया था, तो उसमें भारत का 67वां स्थान था। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 126वां स्थान, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में 7वां स्थान, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वां स्थान, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111वें स्थान। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई 21वें और दिल्ली 36वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का तीसरा स्थान रहा है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर रहा है और फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में भारत 66वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में अपनी तरह के सबसे बड़े पर्यटक जहाज लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअली उद्घाटन किया है और यह जहाज जिसे केरल में निर्मित किया गया है, यह अपनी तरह का सबसे बड़ा जहाज माना जा रहा है
और दोस्तों इस जहाज में 150 लोग एक बार में समायोजित हो सकते हैं, यानी इसमें 150 लोग शामिल हो सकते हैं और इसका निर्माण 2020 से शुरू हुआ था। केरल की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत तिरुअनंतपुरम में बनाई गई है। केरल राज्य में निपाह वायरस के मामले कुछ समय पहले सामने आए थे। केरल राज्य में लकी बिल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। चलिए दोस्तों केरल की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल में पहली सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड हुई है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में समलैंगिक विवाह को वैध करार दे दिया था। दोस्तों समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करते ही नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में ही समलैंगिक विवाह की इजाजत दे दी थी। दोस्तों भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं है, हालांकि समलैंगिक जोड़ों को कई अधिकार दिए गए हैं। ब्रिटिश काल में जो आईपीसी की धारा थी 377, तो इसके तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 1988 के बाद से यह दिवस 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। याद रखिएगा कि इसी प्रकार का एक दिवस है जिसे विश्व एड्स वैक्सीन डे बोला जाता है। तो यह मनाया जाता है 18 मई को। दोस्तों एड्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से फैलता है। और HIV संक्रमण के बाद जो मानव है उसमें इम्यूनिटी खत्म हो जाती है या इम्यूनिटी कम हो जाती है। HIV रक्त में उपस्थित लिम्फ नोड पर भी आक्रमण करता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है एड्स से रिलेटेड। दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? दिशा नायक। अटल डुल्लू किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? जम्मू कश्मीर। एंड्री राजोएलिना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मेडागास्कर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए शुभंकर किसे बनाया गया है? उज्ज्वला को। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? एंडलेस बॉर्डर्स को। चार्ली मंगर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक अमेरिकी व्यापारी थे। किस राज्य की सिलक्यारी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है? उत्तराखंड। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? राहुल द्रविड़ का। हर्ष कुमार भनवाला को किस बैंक का अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक का। अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है जिसे हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है? कंबोडिया। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। तो कैस्पियन सागर झील की अगर हम बात करें तो यह है रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में फैली हुई है और यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील ये रसिया में है और यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। विक्टोरिया झील की बात करें तो ये तंजानिया और युगांडा देश में है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और नील नदी का उद्गम भी इसी विक्टोरिया झील से ही होता है। अरल सागर जो झील है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है और यह सिकुड़ती हुई झील है, यानी कि इसका जो आकार है वो कम होता जा रहा है। टांगानिका झील ये तंजानिया और कांगो गणराज्य में है और ये सबसे लंबी झील है। टिटिकाका झील ये पेरू और बोल्विया में है। ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य झील का मतलब ये है कि यहाँ पर नौका यानी नाव चलाई जा सकती है। सुपीरियर झील ये अमेरिका और कनाडा में है और ये सबसे बड़ी ताजे पानी की। तो आज का क्वेश्चन है कॉप की पहली बैठक कब हुई थी? तो अगर आपने लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो आप बता देंगे कि कॉप की पहली बैठक कब हुई थी। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।